और ये जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को एक टारगेट बना लिया था, इन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो मुसलमानों के पक्ष में अगर बोलता है तो एंटी नेशनल है। इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इसका कोई पंजीयन नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि हमारे मेंबर ही नहीं है। जब मेंबरशिप ही नहीं तो मेंबर कहां से होगा? इसी प्रकार से नाथूराम गोडसे जब पकड़े गए तो कहा गया वो तो हमारे मेंबर ही नहीं। मैं एक बात कह सकता हूं, यह फसाद वहीं होता है जहां शासन और प्रशासन चाहता है, वहीं दंगे होंगे, फसाद होंगे। जहां प्रशासन और शासन नहीं चाहेगा वहां दंगे फसाद हो ही नहीं सकते। जहां बजरंग दल के 15 लोग आईएसआई से पैसा लेकर और यहां उनके जो लोग हैं उनको वो फंडिंग कर रहे थे, कौन? बजरंग दल के लोग। और ये कार्यकाल मेरा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ये लोग पकड़े गए। लेकिन वो लोग जिनके पास स्पष्ट प्रमाण था, जिनके खिलाफ कि ये आईएसआई से पैसा लेकर और यहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ साधारण मुकदमे में केस दायर हुआ, यूएपीए नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय साथियों, आज अपूर्वानंद जी का मैं आभारी हूं जो मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का मौका दिया। और नरगिस जी, डॉक्टर सईद साहब और गुलफिशा की अम्मी जान की जो भावना है, जो दर्द है, वो हम सब लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और होना स्वाभाविक भी है। लोगों को इस बात से आश्चर्य होता है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। मुझे नहीं है। मैं उस इलाके से आता हूं जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक नर्सरी कहा जाता है और मैं शुरू से इन लोगों से बहुत निकट से मेरी मित्रता इन लोगों के साथ रही है। इनको मैं पहचानता हूं। इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संविधान में विश्वास है। और ये जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को एक टारगेट बना लिया था, इन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो मुसलमानों के पक्ष में अगर बोलता है तो एंटी नेशनल है। ये मानसिकता जो है वो इन सब बातों की जड़ में है और यही हम लोग के सामने खतरा था, है और रहेगा। जिस प्रकार से इस विचारधारा ने हर स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, हर क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और हमारे संविधान के लिए भी खतरा है। इनका मुखौटा जो है वो हर चेहरे पर है। न जाने आप लोगों कितनों को मालूम है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इसका कोई पंजीयन नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, इसका कोई अकाउंट नहीं है। कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता कि हमारे मेंबर ही नहीं है। जब मेंबरशिप ही नहीं तो मेंबर कहां से होगा? इसी प्रकार से नाथूराम गोडसे जब पकड़े गए तो कहा गया वो तो हमारे मेंबर ही नहीं। बात वही है, ये लड़ाई लंबी है और किस तरह से इन्होंने हर सिस्टम में घुसपैठ किया हुआ है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो। इन सब बातों पर हमें गंभीरता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जो हमारे कॉमरेड ने बात की, दीपांकर जी ने, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये लड़ाई हम सभी को लड़नी पड़ेगी। अभी पोटा और टाडा के बारे में बात हुई। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा
मैंने ना पोटा में कोई केस रजिस्टर किया, ना मैंने टाडा में कोई केस रजिस्टर किया। और उस समय मैंने शपथ ली थी जिस समय बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, और उसके बाद ही मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, जहाँ 15 दिन में दंगे फसाद हो रहे थे, जबकि मध्य प्रदेश में तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, ये फसाद वहीं होता है जहाँ शासन और प्रशासन चाहता है, वहीं दंगे होंगे, फसाद होंगे। जहाँ प्रशासन और शासन नहीं चाहेगा वहाँ दंगे फसाद हो ही नहीं सकते। और इसीलिए मैं दावे के साथ इस बात कहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व भी है, मेरे कार्यकाल में एक भी मध्य प्रदेश में दंगा फसाद की ऐसे हालात नहीं हुए। हाँ, छोटी मोटी बातें होती थी, लेकिन कहीं भी 24 घंटे से ज़्यादा ये बात नहीं उछलती थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो आज बात होती है बेल नियम है और जेल अपवाद है, अच्छा लगता है सुनने से, लेकिन क्या कारण है? ऐसा हमारे बहन ने कहा, ये क्या कारण है कि मुसलमानों के जहां बात आती है वहां अपवाद हो जाता है और बाकी सब लोगों के लिए ये नियम है। मैं आपको एक मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत बड़े बयानबाजी में हमारे प्रधानमंत्री जी, आज संयोग से उनका जन्मदिन भी है, उनको तो हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन संयोग है कि उन पर आज हम लोगों को यहाँ चर्चा करने के लिए फुरवानंद जी ने मौका दिया। इन्होंने स्टैंडिंग फोकस ग्रुप ऑफ टेरर फाइनेंसिंग का गठन किया, यानी कि आतंकवादियों के पास पैसा कहाँ से पहुँच रहा है उसके लिए स्पेशल ग्रुप तैयार किया गया। और इसमें एक प्रकरण आया जहां बजरंग दल के 15 लोग आईएसआई से पैसा लेकर और यहां उनके जो लोग हैं उनको वो फंडिंग कर रहे थे। कौन? बजरंग दल के लोग। और ये कार्यकाल मेरा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ये लोग पकड़े गए। लेकिन वो लोग जिनके पास स्पष्ट प्रमाण था जिनके खिलाफ कि ये आईएसआई से पैसा लेकर और यहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ साधारण मुकदमे में केस दायर हुआ, यूएपीए नहीं लगा और उनको तो हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ट्रायल कोर्ट में ही उनकी जमानत हो गई। और एक तरफ खालिद उमर है, खालिद सैफी है और उनके साथ और लोग हैं, गुलफिशा है। ये लोग प्रोटेस्ट कहाँ पे कर रहे थे? उस कानून पे कर रहे थे जिसे कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। अरे किसको आप नागरिकता देना है नहीं देना है ये पूर्व में भी था, लेकिन उनको केवल एक मैसेज देना था कि हम भारतीय संविधान में भी ये बात ला सकते हैं कि मुसलमानों को बराबर का हक नहीं है। ये केवल उस उद्देश्य से लाया गया था, नहीं तो इस कानून की आवश्यकता क्या थी? वो अधिकार पूर्व में था और ये कानून नहीं लाते तो आज भी है। किसको नागरिकता देना है तो केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। ये केवल ये एक जैसा कहते हैं ना, आनी का चावल पका के नहीं पका देखना का था। क्या हम लोग इस संविधान के रहते हुए भी मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये केवल उसका एक पहला पन्ना था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस मामले में कॉमरेड ने ठीक कहा है कि ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई लड़ने के लिए जैसा कि सामने हमारे वकील साहिबान ने कहा जो कि आखिर ये इतने ड्रैकोनियन लॉज लाने की आवश्यकता क्या है? इस बारे में मैं तो हमेशा से बड़ा लिबरल व्यू कर रहा हूं
और इसलिए ट्रोल आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट भी रहा हूँ, उसकी मैं चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जितना मैं ट्रोल करता हूँ मैं तो अपने आप को उसका एक सर्टिफिकेट मानता हूँ कि भाई बहुत बड़ी शाबाशी मुझे मिली है, इसलिए मुझे और तेज़ी से इस बात को करना चाहिए।